मॉर्निंग। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लास चल रही है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पूरा एक तरीके से कवर किया। मैंने देखा, आपको बताया कि वहाँ से सवाल आते कैसे हैं, किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी हमने बात की। और जब क्लास हमारा उस दिन का लेक्चर जो है खत्म हुआ तो हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट मतलब आज की क्लास में जो है संघ की बातें हम करेंगे, पार्ट 5 की। हमने शुरू से एक स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रयास किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 कैपिटल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज। अब पार्ट 5 भाग 5 की बात करेंगे जिसमें संघ की बातें कही गई हैं, द यूनियन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन संघ सरकार से, कि केंद्र सरकार जिसे संघ सरकार या द यूनियन कहा गया है, यूनियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या उसकी विधियां हैं, कौन से उसमें पदाधिकारी हैं और सभी का क्या कार्य प्रणाली है, सब देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन संघ। ठीक है, द यूनियन। अब हम इसमें देखते हैं कि ये है क्या। अब थोड़ी सी इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड देखेंगे तो हम बताएंगे आधुनिक जो लोकतांत्रिक सरकार है, ध्यान दीजिएगा मैंने शब्द का आधुनिक लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक कम्युनिस्ट होता है जैसे चाइना में है, क्यूबा में है, रशिया में है, और एक डेमोक्रेटिक होता है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में दो टाइप के सरकारें होते हैं और उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, किस तरीके से, कि ये पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है, मतलब संसदीय सरकार है या अध्यक्षीय सरकार है। तो इसका डिसीजन कैसे होता है? इसका डिसीजन होता है कि कार्यपालिका और विधायिका जो एग्जीक्यूटिव है, जिसका काम है कानून के अनुसार प्रशासन करना, और जो लेजिस्लेटिव है विधायिका, जिसका काम है लॉ मेकिंग का, कानून निर्माण का। तो इनके जो रिलेशन होते हैं, इनके संबंध की प्रकृति के आधार पे है, नेचर ऑफ रिलेशन के आधार पे तय किया जाता है कि सरकार संसदीय होगी, पार्लियामेंट्री होगी, या सरकार अध्यक्षीय होगी, शासन होगी। तो एक तरीके से अगर हम सरकार का एक छोटा सा अगर परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव बॉडीज एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज के जो बीच में संबंधों की प्रकृति होती है, उसी आधार पे संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार का जो है गठन किया जाता है। अब थोड़ा सा संसदीय सरकार की बात करें जो हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो अमेरिका में है। तो हम चूंकि अपने यहाँ की बात कर रहे हैं तो एक बार इसको देख लेते हैं। और हाँ, संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी हम बताएंगे, लेकिन ये सारा पॉलिटी पढ़ाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के बाद, क्योंकि यहाँ फैक्ट से सवाल बनते हैं, लेकिन ये संसदीय सरकार अध्यक्षीय सरकार से नहीं। क्योंकि हम आज यूनियन शुरू कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं होता क्या है। तो संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? उत्तरदायी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप इसको कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर रूप मतलब कि वे जो इंग्लैंड में, लंदन में, वहां का पार्लियामेंट लंदन के वेस्टमिंस्टर नामक जगह पे स्थित है, इसलिए वहां का वेस्टमिंस्टर रूप कहा जाता है। और वर्तमान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाता है, जैसे आज के डेट में कहा जाता है मोदी सरकार, योगी सरकार। ठीक है, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री शासित सरकार का जिक्र किया गया है। तो हमारे भारत हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, तो ऐसे ऐसे जगहों पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। उस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पहली गवर्नमेंट जो आती है, ये गवर्नमेंट दो टाइप के होते हैं, यूनियन का होता है, स्टेट का होता है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में। और आज हम उसी की बात करेंगे, संघ, भारत की केंद्र सरकार, द यूनियन। इसके अगर परिचय की बात करें तो देखते हैं इसके परिचय में, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है। इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं तो हम इसको कहते हैं कि भाग 5 में, पार्ट 5 में, भाग 5 में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 52 से
151 तक इसकी बातें कही गई हैं, ठीक है। ये तो इसका परिचय हो गया। अब इसमें आते क्या है, तो संघ सरकार को अगर हम वर्गीकृत करते हैं संघ को, तो इसको अच्छा एक चीज और, इसको अध्याय में बांट के, हमने आपको जब पढ़ाया था कि पहले संविधान है उसको भाग में बांटा गया, ठीक है, भाग को अनुच्छेद में बांटा गया, और सॉरी भाग के बाद अध्याय को बांटा गया, अध्याय के बाद अनुच्छेद को बांटा गया। तो हम यहाँ अध्याय देख लेते हैं। 2 टाइप के अध्याय हैं, ठीक है, अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकेंड, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। इसमें क्या क्या है, चैप्टर फर्स्ट में जो आता है संघ की कार्यपालिका आती है, संघ की कार्यपालिका आती है, ठीक। अब इसमें क्या आएगा ये हम आपको बताएंगे। यहां संघ की विधायिका आती है, संघ की विधायिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन, ठीक है। ये कहां से है, ये आर्टिकल 52 से 78 तक है, और ये कहां से है, ये आर्टिकल 79 से 151 तक है, ठीक। तो अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका आती है, और अनुच्छेद 79 से 151 संघ की विधायिका आती है। इसी में आपका न्यायपालिका भी दिखेगा, ठीक, और प्लस इसी में आपका कैग भी आएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आज का हमारा क्लास यहीं से शुरू होगा, संघ की कार्यपालिका में। तो थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे भारत, चूंकि हमारे भारत की 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, पत्रकारिता। तो यहां मीडिया का जिक्र छोड़ दे तो 3 का जिक्र करते हैं। जिक्र क्या है कि संघ की विधायिका, लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन का काम है लॉ मेकिंग का। हमने आपको पहली क्लास में इसको बताया था। इसका कार्य क्या है, लॉ मेकिंग का, कानून बनाना इसका काम है, ठीक है। तो ये जब विधायिका कानून बनाएगी तो कार्यपालिका क्या करेगा, कार्यपालिका करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका कानून का संचालन के अनुसार प्रशासन करेगी। ये कानून जो बनाएगा उसी कानून के अनुसार शासन करने का कार्य कार्यपालिका का है। अब न्यायपालिका का क्या काम है, ज्यूडिशरी का। ज्यूडिशरी का काम है कि विधायिका अगर कोई ऐसी कानून बनाती है जो संविधान के अनुसार न हो या असंवैधानिक हो, या जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट्स का, जो डीपीएसपी के एक जो दिया गया है कि डीपीएसपी हमारे शासन निर्माण में, कानून निर्माण में मूलभूत है, मेन है। अगर डीपीएसपी को उसमें जिक्र न हो तो न्यायपालिका ऐसे कानून को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। और प्लस न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना, केंद्र और राज्य के बीच, राज्य और राज्यों के बीच, सिविल हो, क्रिमिनल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना, जस्टिस, ठीक। तो एक इसका सिनेरियो हमने बना दिया द यूनियन का, कि हमें द यूनियन में पढ़ना क्या है, ठीक, संघ में पढ़ना क्या है। तो संघ का हमने एक परिचय देख लिया, भाग 5 में आता है। तो यहां सवाल बनता है कि भाग 5 में किसका जिक्र किया गया है, तो भाग 5 में जिक्र किया गया है संघ का, ठीक। अनुच्छेद 52 से 51 के तहत किसका जिक्र किया गया है, सवाल बनता है संघ का, ठीक। उसके बाद अध्याय 1 में किसका जिक्र किया गया है, किसका जिक्र किया गया है, संघ की कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का। अध्याय 2 में किसका जिक्र किया गया है, संघ की विधायिका का। तो एक तरीके से हमने इसका एक सिनेरियो देख लिया। अब आज का जो हमारा सेशन शुरू होगा संघ की कार्यपालिका देखते हैं, और इसमें भी हम प्रेसिडेंट का जो है जिक्र करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो है संघ की कार्यपालिका की बातें, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। इसमें क्या क्या आते हैं इसका जिक्र करेंगे। इसमें राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है इसमें। साथ ही इसमें भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका जिक्र किया गया है। तो देख लेते हैं इसको एक बार यहां से, और फिर इसको
पार्ट में बांट के और फिर यहां से शुरू करते हैं। तो एक था ये कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, कुछ इसमें फैक्चुअल थी, बाकी कॉन्सेप्चुअल थी। तो आइए शुरू करते हैं। संघ अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट कहां से कहां तक? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा संघ की कार्यपालिका। देखते हैं इसमें संघ की कार्यपालिका। ठीक, एग्जीक्यूटिव, इसका जिक्र करते हैं। ठीक, क्या क्या आते हैं एग्जीक्यूटिव में? जो है हमारा पहला देखेंगे, पहला प्रेसिडेंट आएंगे, राष्ट्रपति। दूसरा कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आएगा, उपराष्ट्रपति। कहां से लिया गया है? हमने पढ़ाया था सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए से। तीसरा क्या आएगा? मंत्री परिषद। ठीक है, और चौथा क्या आएगा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और पांचवा क्या आएगा? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब हम संघ की कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में पहला क्या देखेंगे? प्रेसिडेंट देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे कि आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो वहीं आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति के पास होंगी। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, निर्वाचक मंडल होगा। तो आर्टिकल 55 क्या कहता है कि निर्वाचक मंडल होगा, लेकिन निर्वाचन की पद्धति, रीति क्या होगी, रिवाज क्या होंगे, किस तरीके से राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो आर्टिकल 56 कहता है कि जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो कब तक के लिए चुना जाएगा, उसका कार्यकाल क्या होगा। तो वहीं आर्टिकल 57 कहता है कि क्या कोई राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बना है तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब पुनर्निर्वाचन। तो वहीं 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से 59 में उसकी मतलब कि लाभ का पद धारण न करे, सेवा शर्तें जो भी, 60 में उसका शपथ लेता है। इस तरीके से महाभियोग। तो हम आज राष्ट्रपति शुरू करते हैं और यहां से देखते हैं फैक्चुअल चीजें हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और इसकी निर्वाचन की पद्धति क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें हम यहां देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही खैर ये करंट का भी टॉपिक रहा है कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। इसकी इलेक्शन की जो बातें हैं बड़ी टेक्निकल टर्म है, बहुत तकनीकी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि कैसे इसकी मतों का मूल्य होता है, कैसे सांसदों और विधायकों की जो मत निर्धारण की प्रक्रिया है, आनुपातिक प्रत्यक्ष प्रणाली। तो ये देखते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रेसिडेंट। सॉरी, देखते हैं यहां राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक, शुरू करते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 52 कहता है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक। फर्स्ट लेडी अगर बात करें तो प्रेसिडेंट का जो पत्नी होती हैं, वाइफ, वो फर्स्ट लेडीज होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई लेडी है प्राइम मिनिस्टर, तो फर्स्ट मैन प्रथम नागरिक कहलाएगा, उसका पति। तो देखते हैं प्रथम नागरिक प्लस ये संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब क्या इसका होगा?
कि जो भी कार्य भारत सरकार के किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे। प्लस ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक, कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक, लेकिन नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का। वास्तविक शक्ति किसमें होती है, वास्तविक शक्ति की बात करें तो वास्तविक शक्ति जाती है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक, कह सकते हैं वास्तविक प्रमुख रियल पावर कौन होता है, हेड कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है प्रमुख होता है। इसीलिए तो यूपीएससी के सवाल कभी पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ का मुहर है, तो उसका जिक्र करिए। तो अगर इसको पढ़ेंगे तो ये आप बता सकते हैं कि क्यों रबड़ का मुहर होता है। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक प्रधान राष्ट्रपति होगा, जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा, जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, जो कार्यपालिका का नाम मात्र का ये प्रमुख होगा, नाम मात्र का प्रमुख। और संवैधानिक प्रमुख का मतलब कि इसके भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, और वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, प्रधानमंत्री के पास। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने सभी कार्यपालिकी शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिकी शक्ति, वो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति खुद उस शक्ति का प्रयोग करेगा या फिर अपने स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा, अपने अधीनस्थों के द्वारा, ठीक। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, किसमें होगी, राष्ट्रपति में होगी। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार, जो संविधान में लिखे गए उसके अनुसार खुद करेगा या अपने अधीनस्थों, अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब यहाँ थोड़ा जिक्र कर लेते हैं अधीनस्थ कौन है। तो इसके अधीनस्थ जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, सेंट्रल जो कैबिनेट होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से राष्ट्रपति जो है अपना जो है कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति पर सलाह लेने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का नियुक्त करता है, गठन करता है। उसके प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री को बनाता है। आगे इसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 54 क्या कहता है। आर्टिकल 54 कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सवाल यहीं से काफी ज्यादा बनते हैं। 53 वगैरह से तो सवाल बहुत कम आए हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 54 है वहां से जो है राष्ट्रपति से संबंधित सवाल बहुत बनते आए हैं। तो एक बार इसका जिक्र करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं, कैसी हैं। तो आर्टिकल 54 की बात करते हैं। आर्टिकल 54, अब ये देखते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज होगा। कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, संविधान में इसका जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए कौन होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन की बात करते हैं कि इसका निर्वाचन कौन करेगा, तो इससे संबंधित थोड़ी इसकी बातें देख लेते हैं। कौन होगा इसका निर्वाचक मंडल, जितनी संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, मतलब निम्न सदन, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्ट किए गए हैं इसके निर्वाचक मंडल में आएंगे, ठीक। दूसरा कौन होगा, जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, जितनी भी भारत में राज्य विधानसभाएं हैं, 28 राज्य हैं
तो 28 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, प्लस जितनी यूनियन टेरिटरीज है और उनमें भी ऐसे संघ शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, दिल्ली प्लस पुदुचेरी प्लस अभी हाल ही में जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर बना, क्योंकि दिल्ली में, पांडिचेरी में, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो इन विधानसभाओं के, इन यूनियन टेरिटरीज के, यूटीज, इन विधानसभाओं के कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। यहां से सवाल यूपीएससी लेवल तक का बना है, मतलब कि वनडे एग्जाम से लेके यूपीएससी एग्जाम तक के लेवल में, मतलब वहां तक के लेवल में ये सवाल बने हुए हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं देख लेते हैं, ठीक है। जो दिल्ली और पुदुचेरी है, ठीक है, इसको सॉरी 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए उपलब्ध होंगे, ठीक है, योग्य होंगे, तो इलेक्टोरल निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। और 31 अक्टूबर यहां लिख देते हैं, 31 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है, ठीक है, उनका जन्म दिवस होता है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना और उसमें विधानसभा है, तो उनकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आएंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि संसद के मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं होते। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य प्लस राज्य विधान परिषद एमएलसी, ठीक है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्य विधान परिषद है उनके निर्वाचित उनके निर्वाचित प्लस मनोनीत, ये दोनों सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। और ये जो यूनियन टेरिटरीज है आपकी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। तो कभी सवाल बन जाए, क्वेश्चन बन जाए आर्टिकल 54 से कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो दे दिया संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी या जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और लास्ट में दे दिया कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, प्लस जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उन राज्यों की विधान परिषदों का निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से कोई संबंध नहीं होता, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल हमेशा बने हुए हैं, वनडे एग्जाम में भी, पीसीएस में भी। आगे देखते हैं इसका आर्टिकल 55 क्या कहता है। सॉरी, देखते हैं 55 में क्या बात कही गई है। बहुत जरूरी है ये सब चीजें जानना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां से सवाल हमेशा बने हुए हैं। और एक तरीके से ये भी जान लीजिए कि जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, तो ये सब बहुत हाईलाइटेड मुद्दे बन जाते हैं, किसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। आइए देख लेते हैं आर्टिकल 55 क्या कहता है कि इसकी निर्वाचन की रीति कैसी होगी, निर्वाचन के तरीके, ठीक है, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, सवाल रीति करके बनता है, लेकिन हम यहां लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए तरीके या प्रोसेस, ठीक। प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका जो है 3-4 तरीके से होंगे। क्या होगा देख लीजिए, क्वेश्चन बनता है यहां से, सॉरी, एक होता है अप्रत्यक्ष तरीका,
ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है हम बताएंगे अभी आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा है एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक, और चौथा है गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, ठीक। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहा जाता है, और एक जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये दोनों बहुत टेक्निकल है, ठीक है। इसका आपके वनडे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पीसीएस की तैयारी जब चल रही है तो इस पीसीएस की तैयारी में इसका जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं है क्या अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं। चुनाव दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है, ठीक। जैसे हम विधायक को चुनते हैं, हम जनता हैं, आप जनता हैं, आप विधायकों को चुनते हैं विधानसभा भेजने के लिए, आप जो है सांसदों को चुनते हैं लोकसभा भेजने के लिए। तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं डायरेक्ट, इसको कहते हैं जनता द्वारा कोई जो चुना जाता है उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। लेकिन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य पदाधिकारी जो चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता है। मतलब कि जो हम सांसद और विधायक चुनते हैं उनके अलावा कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सांसद, तो हमारे प्रतिनिधियों द्वारा ये सीधे चुने जाते हैं, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। हम जो सांसद विधायक चुनते हैं, जैसे अभी हमने निर्वाचक मंडल बताया, तो हमारे द्वारा चुने गए सांसद विधायक होते हैं, वहीं उच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों को